31 जुलाई तक करीब 5 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिए। जिन लोगों ने फाइल कर लिया वो तो बड़े सुकून के सांस ले रहे होंगे कि चलिए अब तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया, सारे झंझटों से छुटकारा मिल गया। लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल अगर आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें जो आमदनी दिखाई है, टैक्स चुकाया है, और अगर इनकम टैक्स विभाग को लगता है कि नहीं ये कम है और इनके ऊपर टैक्स बनता है, तो टैक्स डिमांड के नोटिस में आने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो तैयार इस तरीके से रहना है कि इस तरह के नोटिस आए तो उसके लिए करना क्या चाहिए। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। लोगों के सवाल लेने से पहले गौरी, ये कितनी संभावना रहती है ऐसे डिमांड नोटिस आने की? देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमने कोई इनकम अपनी शो करी और वो इनकम आपकी 26 ईयर्स से मैच नहीं हुई, एआईएस में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है या आपने कोई एडिशनल डिडक्शन ले ली है, एग्जेम्पशन ले ली है, जो डिपार्टमेंट कहता है कि ये आपकी बनती ही नहीं है, आपने गलत ले ली है, तो जो डिपार्टमेंट है वो आपके लिए नोटिस इशू कर देगा। आपको जो इंटीमेशन है उसमें लिख के देगा कि आपकी डिमांड रेज हुई है और वो डिमांड आपको पे करनी है। अब इस डिमांड में दो सवाल है मेरा। पहला सवाल कि जो डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपके ऊपर बनता है, मैं कहूँ जी मेरे ऊपर नहीं बनता, आप जो कह रहे हो गलत है, इसका उपाय क्या, कैसे मैं जवाब? बिल्कुल। तो देखिए, जब आप पोर्टल पे जाएंगे अपने, वहां पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई जाएंगी। सबसे पहला होगा कि आपकी डिमांड करेक्ट है, आप अग्री करते हैं। इस केस में आपको डिमांड को पे करा के वहां पे चालान नंबर और सारी डिटेल्स डाल के और आपको फाइल कर देना है, उसको सबमिट कर देना है कि ये डिमांड आपकी डिपार्टमेंट ने रेज की, आपने इसमें अग्री किया और आपने टैक्स पे करके बात को खत्म कर दिया। इस पे क्या पेनल्टी भी लगेगी? पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन जो इंटरेस्ट डिपेंड करता है कितना अमाउंट है। अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो इंटरेस्ट लग सकता है, लेकिन अगर अमाउंट कम है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो 234B और C का इंटरेस्ट लगता है। तो उस केस में अगर दूसरा ऑप्शन पे हम आते हैं, जिस केस में आप ये कहें कि आपकी जो डिमांड है वो पार्शियली करेक्ट है, आप पूरा अग्री नहीं करते लेकिन थोड़ा आप अग्री करते हैं, तो उस केस में भी आप उसमें रिप्लाई, अपना रिस्पॉन्स फाइल करेंगे, सारा डिटेल में लिखेंगे कि क्या आप अग्री करते हैं और कहाँ आप अग्री नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप कहते हैं कि आप इस डिमांड से टोटली डिसअग्री करते हैं, कि आप कहते हैं कि ये डिमांड आपकी बिल्कुल ही गलत है, तो आप डिसअग्री पे क्लिक करके और पूरा अपना जो केस है वो समझाएंगे कि ये डिमांड क्यों आपके ऊपर नहीं लगनी चाहिए और आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये अगर हम ये कहें कि हम डिसएग्री करते हैं, सबमिट कर दिए, तो क्या एक्नॉलेजमेंट आया कि हम सहमत हैं आपकी बात से? देखिए, ये डिपार्टमेंट इसके बाद आपको प्रोसेस करेगा। जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट अग्री कर जाए आपके साथ कि आपने डिसएग्री किया तो डिपार्टमेंट कहेगा हाँ जी ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपका जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्टरी है तो डिपार्टमेंट मान भी जाता है कि ठीक है, आपकी ये डिमांड नहीं बनती है। बिल्कुल, अगर आपको वाकई लगता है कि डिमांड सही नहीं है तभी आप डिपार्टमेंट को इस तरह की जानकारी दें। मतलब किसी तरह से मिसगाइड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे अगला सवाल लेते हैं शिखा बंसल जी का, जो कि फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर है। बताएं क्या सवाल आपके पास? गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर रेंट में रहते हैं तो हमें HRA का बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो अब हमने अपना घर बना लिया है फरीदाबाद में ही, लेकिन थोड़ा सा 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या हमें होम लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा विद HRA? आप उस घर में रहती हैं कि नहीं रहती हैं जो दूसरा लिया है कि नहीं लिया है? नहीं रहती? नहीं, उसमें नहीं रहते। नहीं, अभी हमें रेंट पे देना है, वो उसमें नहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है। तो देखिए, जो HRA का सेक्शन होता है, सेक्शन 1013A, उसमें ये नहीं लिखा कि आप जो है होम लोन का बेनिफिट जो है आपका वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको HRA मिलता है, आप HRA का बेनिफिट ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप होम लोन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। जो सेक्शन 80GG होता है, जिसके अंदर आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन रेंट पेड का बेनिफिट मिलता है, और आप पूरे साल का मैक्सिमम 60,000, उसमें क्लॉज है कि आपका कोई और घर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका HRA की आप बात कर रहे हैं, आप HRA क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में आप होम लोन का बेनिफिट भी ले सकते हैं, HRA का बेनिफिट भी ले सकते हैं, दोनों एक साथ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लिया जो घर जिसका जिक्र इन्होंने किया, उस घर को आगे चल को रेंट पे रेंट आउट कर देते हैं, तो उनकी जो वहां से रेंटल इनकम आएगी वो आपकी इनकम बन जाएगी, उस पर आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और म्युनिसिपल टैक्स जो आप पे करते हैं उसकी डिडक्शन मिलेगी, बैलेंस पे आपको टैक्स देना होगा। तो इनके आप घर ले लिया है तो उसके होम लोन का आपके HRA से कोई नाता रिश्ता नहीं है, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। खुश हो जाइए और आपको बधाई कि आपने एक घर भी लिया है, भले आप किराए पे यहाँ पे रह रही हैं। अगला सवाल लेते हैं बेंगलुरु से। सुधीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर जी नमस्कार।
नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते गौरी जी। मैं आपका बहुत साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है सर। और आप ही की बदौलत में मैं कल ही वेल्थ मैनेजमेंट का 80% से पास हो गया। इसका श्रेय मैं आपको भी देना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बधाई हो। तो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, 2 क्वेश्चन है मेरा। पहला एक है कि मैं स्टेट बैंक में काम करता हूँ सर। ठीक है। हमें रिटायरमेंट में ना 240 दिन का हमें लीव एनकैशमेंट मिलता है 8 महीने का। उसमें 3 लाख तक टैक्स नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ेगा ना प्राइवेट एम्प्लॉइज, मतलब प्राइवेट जो काम करते हैं उनको। पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पूरे मतलब 100% टैक्स फ्री मिलता है। हमारा तो सरकारी बैंक है, तो अगर हम VRS मतलब रिटायरमेंट होते हैं तो हमारा लीव एनकैशमेंट में पूरा फ्री मतलब टैक्स फ्री मिलता है क्या? ये पहला क्वेश्चन है सर। मेरा दूसरा है कि मेरा एक HUF है, मैं सैलरी से जो पैसा आता है उसमें अगर हर महीना में 10-20 हजार मैं उसमें डालता हूँ, क्या मैं ये HUF का पैसा मान सकता हूँ? ठीक है। तो देखिए, जो आप क्योंकि आप SBI बैंक में काम करते हैं, माना कि वो सरकारी बैंक है, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो इस केस में जो आपका लीव एनकैशमेंट आपको मिला है उसमें आपका वो पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। जो 3 लाख की जो आपने फिगर बोली वो ही आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट होगा। दूसरा आपने सवाल पूछा HUF वाला, तो उसमें इसमें मैं रोकूंगा आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक के ओनरशिप में, इसके बावजूद उनको सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस वजह से बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। हाँ जी। अच्छा। जो दूसरा सवाल HUF का, हाँ। आपने पूछा, तो आप जो आपको सैलरी आती है, आप HUF में उसको ट्रांसफर करते हैं, तो HUF को अगर अपने मेंबर्स से कुछ भी ट्रांसफर आता है, कैश आता है या कोई काइंड में कोई चीज़ आती है, तो वो माना जाता है कि आपने मेंबर से क्योंकि लिया है, तो मेंबर जो है वो फैमिली मतलब वो गिफ्ट में माना जाता है। तो इस केस में आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम होगी, यानी कि HUF में जो भी पैसा आपने डाला है उस पर जो भी रिटर्न HUF को आ रही है वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार पर्पस देखना चाहिए कि आप किस पर्पस से HUF में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर टैक्स बचाने के पर्पस से कर रहे हैं तो उस केस में टैक्स बचेगा नहीं। यहाँ पे सुधीर जी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो सुधीर जी किस पर्पस से आप HUF में पैसा लगा रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली ना मैं थोड़ा फंड क्रिएट कर रहा हूँ, टैक्स के मतलब नहीं है वो, बिजनेस उधर में शुरू कर रहा हूँ उसमें। अच्छा। तो बिजनेस के इसीलिए मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो उस फंड से जो भी इनकम होगी वो आपकी इनकम में क्लब होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो वो आपकी इनकम में क्लब होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। हाँ सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, आप हमारे शो को इस तरह से देखते रहिए और आप लोग तारीफ करते हैं तो हम लोगों का हौसला ही बढ़ता है। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। ये अनिल महेश्वरी जी हैं अमृतसर से। अनिल जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? सर, मैं और मेरी वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन हैं। अच्छा। और हमको ये जानना है, जो LIC प्रीमियम होता है, वेदर फॉर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर या सन और डॉटर इन लॉ के लिए, अगर हम अपनी इनकम से पे करते हैं अपने अकाउंट से, मैं या मेरी वाइफ, तो क्या हम ATC में उस पर रिबेट जो बेनिफिट है ले पाएंगे या नहीं? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों सीनियर सिटीजन हैं और आप लोग, अपनी आमदनी तो लिमिटेड होती है सीनियर सिटीजन की, उसके बावजूद अपने ग्रैंड सन के लिए और ग्रैंड डॉटर के लिए आप यहाँ पे इंश्योरेंस का ख्याल रखते हैं, उनका प्रीमियम खुद अपने अकाउंट से आप देते हैं। तो इस पर क्या मिलेगी टैक्स छूट? तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, देखिए प्रीमियम तो ये देते हैं, बहुत अच्छी बात है माना, लेकिन जो डिडक्शन है प्रीमियम को पे करने की, वो या तो आप अपने लिए ले सकते हैं या अपने स्पाउस के लिए ले सकते हैं, यानी कि अपनी वाइफ के लिए, या अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और अपनी डॉटर इन लॉ के लिए इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो आप इस डिडक्शन को क्लेम मत कीजिएगा और ATC का बेनिफिट मत लीजिएगा। तो हालांकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसको आप ATC में क्लेम नहीं कर सकते हैं, इस प्रीमियम पे आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन संतोष तो हो रहा है कि चलिए अपने पैसे से कुछ बच्चों के हितों का ख्याल रखा जा रहा है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जारी है हमारे खास शो टैक्स वीक।